एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी तरीके के वर्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को रेडी करना चाहते हैं तो हम लोग MS वर्ड को अपने सॉफ्टवेयर्स में ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे। इसी तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जनरली सभी यूजर्स यूज कर सकते हैं। ये इजीली नेट पर फ्री अवेलेबल रहते हैं और इनका यूज डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर वर्क के लिए किया जाता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को या सिर्फ कुछ यूज़र्स को जिनकी ज़रूरत पड़ती है, पर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ कोई भी कर सकता है और ये सबके लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं वर्ड प्रोसेसर, मतलब जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, जैसे नोटपैड या फिर MS ऑफिस में वर्ड। ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका यूज़ कोई भी इजीली करता है और हर जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, हर जगह में वर्ड का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो वर्ड में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वर्ड में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग उसमें क्लिप आर्ट्स, इमेजेस, कलर्स, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, हेडर, फुटर, ये बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें हम लोग वर्ड प्रोसेसर में यूज़ करते हैं। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं दो चीज़ के। फर्स्ट है नोटपैड एंड सेकेंड MS वर्ड। नोटपैड में हम लोग सिंपल डॉक्यूमेंट की टाइपिंग करते हैं, उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसमें सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इसमें जैसे क्लिप आर्ट इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, शेप्स इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें हम लोग नोटपैड में नहीं कर सकते हैं। लेकिन MS वर्ड भी एक तरीके का वर्ड प्रोसेसर है जिसमें हम लोग बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं काम करने के लिए। इसमें हम लोग एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसी की हेल्प से, MS वर्ड की हेल्प से, वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से बड़े बड़े बैनर्स को डिज़ाइन किया जाता है और इनका प्लॉटर के थ्रू प्रिंट किया जाता है। तो बैनर, एक डॉक्यूमेंट से लेकर के बैनर की प्रिंटिंग तक के लिए वर्ड प्रोसेसर की हेल्प ली जाती है। इसी में हम लोग सेकंड देख रहे हैं प्रेजेंटेशन टूल। प्रेजेंटेशन का यूज़ आजकल बहुत सारी जगहों में किया जाता है, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग्स हो, स्कूल के प्रेजेंटेशन हो या फिर और किसी चीज़ के, सब जगहों पर ये प्रेजेंटेशन टूल्स के यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं MS पावरपॉइंट, इसका एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, इसके थ्रू मूवीज़ बना सकते हैं, इसमें ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बैकग्राउंड चेंज करना, एनिमेशंस डालना। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग प्रेजेंटेशन टूल की हेल्प से कर सकते हैं और ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग जिस तरीके का फॉर्मेट बनाना चाहते हैं उस तरीके का फॉर्मेट बना सके और प्रेजेंट कर सके। तो प्रेजेंटेशन टूल की हेल्प से PPT, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं और उसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग थर्ड देख रहे हैं स्प्रेडशीट। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज का यूज़ बेसिकली बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है, जैसे स्कूल कॉलेजेस में रिजल्ट मेंटेन करने के लिए, और जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की लिस्ट को मेंटेन करने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, कि ग्राफ्स की हेल्प से भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे स्कूल में तो 5th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो
उसमें ग्राफ बना करके हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5th में इतने बच्चे हैं, 6th में इतने, 7th में इतने, 8th में इतने। तो यूजिंग ग्राफ भी हम लोग बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में ग्राफ बनाया जा सकता है और इसमें वर्ड और न्यूमेरिकल दोनों तरीके के डेटा को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें लॉजिक्स लगाए जा सकते हैं और फॉर्मूला, जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है उनका यूज़ करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। इसका यूज़ शॉप्स में और कई जगहों में एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस भी किया जाता है, क्योंकि आप सिर्फ उसमें आइटम का लिस्ट ऐड कर दीजिए। आइटम का लिस्ट ऐड करने के बाद आइटम नेम और उसका रेट सामने में डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। देन फाइनली आप उसको लास्ट में ऐड का जो फॉर्मूला है वो पुट कीजिए और उसके जो लास्ट कॉलम है वहाँ पर जितना भी टोटल अमाउंट है वो शो हो जाएगा। तो MS एक्सेल इसका बेस्ट एग्जांपल है। MS एक्सेल की हेल्प से हम लोग ग्राफ्स बनाते हैं और शीट्स बनाते हैं, एक्सेल शीट्स बनाते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस जहाँ पे हम लोग अपने सारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, वो होता है डेटाबेस। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटाबेस होता है उसे मैनेज किया जाता है कि उसमें कहाँ कितना स्टोरेज है, कहाँ पे डेटा को स्टोर करना है और कैसे उसे मैनेज करना है। तो इसका एग्जाम्पल है MS एक्सेस में हम लोग आउटलुक के लिए भी डेटा तैयार कर सकते हैं, ASCII के लिए भी डेटा तैयार कर सकते हैं, एक्सेल के लिए भी डेटा रेडी कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग ये भी मैनेज कर सकते हैं कि डेटा को कहाँ पर स्टोर करना है, डेटाबेस को कैसे शेयर करना है, कैसे उसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें भी हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूज़र के साथ हमें अपना डेटाबेस शेयर करना है और किस यूज़र के साथ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती हैं। तो ये तो थे कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड टाइप हम लोग इसी में देख रहे हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं इसी में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सारे यूजर्स को जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनका यूज़ स्पेशली डिमांड पर या फिर किसी यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिसमें पेशेंट्स की लिस्ट और OPD का डे, कौन कौन से डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं, कौन कौन से डेज पर वो अवेलेबल होंगे और कौन कौन सी मेडिसिन वहाँ पे होती हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट वहाँ पे चलते हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो ये जो हॉस्पिटल के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया, इसका यूज़ स्कूल में नहीं किया जा सकता, कॉलेज में नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जा सकता। तो यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ बहुत कम लिमिटेड लोग करते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेसिंग, इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत उन इंडस्ट्रीज में पड़ेगी या उन ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी जहां पर परचेसिंग, सेल्स, इन सब के काम होते हैं। वहां पर इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वहां पर कितना स्टॉक है, सेकेंड चीज़ कितना उन लोग एक दिन में परचेस करते हैं, कितना एक दिन में सेल्स होता है और क्या क्या वहाँ पे आइटम्स है, ये और इन्वेंट्री में कितना सामान अवेलेबल है, इन्वेंट्री का सामान लिमिटेड ख़त्म होने पर कौन कौन सा सामान लाना है, इन सब की डिटेल्स को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेसिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ किया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी, सबके कॉलम्स रहेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, पर डे परचेसेस, पर मंथ परचेसेस, कितना एक दिन में सेल हुआ है,
ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी और इसको एक डेटाबेस में स्टोर करके रखा जाएगा ताकि जो भी इस इन्वेंट्री को देख रहा है, इस पूरे सिस्टम को देख रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देख रहा है, उसे सिर्फ वो शीट देखकर या फिर उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखने पर उसे समझ में आ जाए कि कितना स्टॉक में सामान अवेलेबल है, कितने की और ज़रूरत है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें क्या होगा, एक क्लास में कितने बच्चे हैं और उन बच्चों का रोल नंबर क्या है, क्लास किस क्लास में है, क्या रोल नंबर है, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, देन उसके अलावा कितनी क्लासेस एक स्कूल में हैं, कितने टीचर्स हैं, टीचर्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे उनका क्वालिफिकेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें उस चीज़ में मेंशन रहेंगी एक स्कूल मैनेजमेंट या फिर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में। थर्ड हम लोग देख रहे हैं पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम आजकल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबको पे स्लिप दिया जाता है ताकि उनको उनके पास एक रिकॉर्ड रहे कि उनको कितनी सैलरी मिल रही है, उसमें कितना एडवांस है, कितना उनका जो बचा हुआ पेमेंट है वो है, जो वेजेस और सैलरी पे काम करते हैं, लीज और वेजेस पे काम करते हैं, उन लोगों को इस पेरोल सिस्टम की हेल्प से जो पे स्लिप मिलता है उससे समझ में आ जाता है कि कितना उन पर एडवांस है, कितना उनका पिछला बचा हुआ है, देन उसके अलावा कितने दिन उन्होंने ड्यूटी किया और कितने उनके एब्सेंटेस है। इसमें उनके कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं, जैसे इसमें कुछ चीज़ें और ऐड रहती हैं जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन और किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी रहती हैं जैसे उस पेमेंट पर कितना इनकम टैक्स कटेगा और उसमें कितना बेसिक पेमेंट है और कितना अलाउंस है, ये सारी चीज़ें उस पे स्लिप में मेंशन रहती हैं। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो पे स्लिप बनाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ अकाउंट बुक मैनेज करने के लिए किया जाता है। अकाउंट बुक मैनेज करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ के नेम्स और उनकी पेमेंट और वो सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है और उसको मैनेज करना पड़ता है। तो फाइनेंस अकाउंटिंग में जो अकाउंट बुक होती है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए एक अकाउंट बुक मैनेज किया जाता है और उस अकाउंट बुक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। देन हम लोग देख रहे हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम। होटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आजकल हम लोग ऑनलाइन होटल के बुकिंग्स करते हैं फर्स्ट और ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो उस टाइम पर ऑनलाइन जब बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग लोकेशन सर्च करते हैं, देन उसके बाद रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, कितने टाइप्स के वहाँ पे रूम हैं, वहाँ पे किस तरीके की सर्विसेज अवेलेबल है, कितने रूम्स हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। उसकी रेटिंग मेंशन रहती है कि होटल को कितनी रेटिंग दी गई है और बहुत सारी चीज़ें जैसे होटल के रूम नंबर 303 में हमें जाना है तो वो किस डायरेक्शन में है, वहाँ से सामने आपको क्या दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें होटल मैनेजमेंट सिस्टम से मैनेज होती हैं। जैसे कुछ रूम्स होते हैं वो पहले ही बुक हो चुके हैं और कुछ अभी बुक होने बाकी हैं। तो हमने जब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट किया उस टाइम पर 10 रूम फ्री थे, लेकिन हमारी बुकिंग करते तक 1 या 2 रूम में कोई और आ गया तो वो ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस को अपडेट करता है और वो तुरंत ही 8 रूम्स दिखा देता है। उस रूम के लिए चार्जेस क्या होंगे, उस रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें भी मेंशन रहती हैं। देन हम लोग देख रहे हैं रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम के लिए नॉर्मली आजकल हम लोग हर तरीके की रिजर्वेशन सिस्टम के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो रेलवे के लिए रिजर्वेशन हो या फिर फ़्लाइट बुकिंग के लिए। फ़्लाइट बुकिंग के लिए नॉर्मली हम लोग कुछ ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे GoIbibo, मेक माई ट्रिप, ये सारे ऐप्स का यूज़ करके फ़्लाइट हम लोग बुक करते हैं। उसी जगह पर अगर हमें ट्रेन की रिजर्वेशन करानी है तो IRCTC इसके लिए बेस्ट रिजर्वेशन साइट है जिसमें हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा करके रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है कि किस रूट से, मतलब
किस जगह से आपको जाना है, कहाँ तक जाना है। जैसे ही आपने अपना डेस्टिनेशन मेंशन किया तो वहाँ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का डिस्टेंस और टाइमिंग, कितना टाइम लगने वाला है, उसके लिए कौन कौन सी फ्लाइट या ट्रेन होने वाली है, उनका टाइमिंग कि किस टाइम पर वो पहुंचेंगी, किस टाइम पर अराइवल होंगी, किस टाइम पर डिपार्चर होंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती है। उसके लिए कॉस्ट क्या है, अलग अलग दिन पे अगर अलग अलग कॉस्ट है तो वो भी वहाँ पे मेंशन रहता है। कितने सीट्स अवेलेबल हैं और अगर सीट्स अवेलेबल नहीं हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मेंशन रहती हैं। ऑनलाइन होने की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं क्योंकि हमें लंबी लाइनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन रिजर्वेशन सिस्टम का ये भी फ़ायदा है कि आप घर बैठे ही अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं यूजिंग नेट। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर। वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर को बेसिकली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग यूज़ करते हैं जिनको वेदर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फिर न्यूज़ पे दिखाने के लिए वेदर की इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आने वाले कुछ दिनों के मौसम की जानकारी हम लोग रख सकते हैं। आने वाले दिनों में मौसम कैसे रहने वाला है, कैसा टेम्परेचर कितना से कितना रह सकता है, बारिश होगी या नहीं, सनी डे होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इजीली सर्च किए जा सकते हैं, पता किए जा सकते हैं। जो हमारे न्यूज़ में इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है वेदर के बारे में, वो भी ये वेदर फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही सर्च करके दिखाई जाती हैं। ये हम लोगों ने कुछ देखे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं। उन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जनरल पर्पस और कस्टमाइज में क्या डिफरेंस है और हम लोग इनका यूज़ कैसे कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए यूज़फुल हैं और वो किस तरीके के सॉफ्टवेयर है जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कई टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट मिलते हैं, पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें खरीदना पड़ता है, लाइसेंसेस होते हैं। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्रीली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग नेट से डाउनलोड तो कर लेते हैं पर उसके लाइसेंस को हमें खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर कई टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं और उनको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला उसका कैटेगरी है प्रोप्रियरिटी। प्रोप्रियरिटी मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए सप्लायर को पे करना पड़ता है, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और MS विंडोज़। जब हम लोग विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो भी सप्लायर है उससे लाइसेंस लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, फिर हम लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाते हैं। उसी तरीके से जो MS ऑफिस हैं, MS ऑफिस के जो कई वर्जन्स आए हैं उनके लिए भी हम लोग पेमेंट करते हैं और उसका लाइसेंस लेते हैं, देन हम लोग उसका यूज़ करते हैं। पर आजकल ये सारी चीज़ें पायरेटेड भी मिल जाती हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर पायरेटेड भी मिल जाते हैं। पायरेटेड में प्रॉब्लम ये होती है कि ये रन तो करते हैं पर कुछ फंक्शंस इसमें काम नहीं करते हैं। इसके बाद इसके जो एग्जांपल मैंने आपको बताए वो है MS ऑफिस और MS विंडोज़। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वी पे अ सप्लायर फॉर अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर which these days may be supplied on physical media or download. For this internet we get the permission to use the software on one or sometimes more than
इन मोर देन वन मशीन, एक या एक से ज़्यादा मशीन में भी इन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है। इसको हम लोग या तो सप्लायर से खरीद सकते हैं या फिर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसका लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड हम लोग जिसमें देख रहे हैं शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ट्रायल बेसिस पर नेट से डाउनलोड किया जाता है। बेसिकली जो ट्रायल वर्जन्स रहते हैं वो नेट से हमें मिल जाते हैं। ट्रायल वर्जन के लिए एक मिनिमम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है, जैसे 15 डेज, 1 मंथ और 1 वीक। इस तरीके के ट्रायल वर्जन हम लोगों को नेट से ईजिली मिल जाएंगे और इनका यूज़ करके हम लोग इस सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। जब एक फिक्स पीरियड के लिए हमें मिला है, जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें या तो इस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा या फिर ये ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, या तो हम लोग इसे खरीदेंगे या फिर अनइंस्टॉल ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जब इस तरीके के सॉफ्टवेयर का पीरियड ख़त्म होने वाला रहता है, उस टाइम पर ये कई नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपका पीरियड ख़त्म होने वाला है, तो आप इस सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस लेना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे या फिर इसे अनइंस्टॉल करना चाहेंगे। तो उस टाइम पर हम लोग इसे या खरीदना है तो हम लोग उसे बाय कर सकते हैं या फिर उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं शेयरवेयर इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर पर्पस दैट अलाउ टू बी ट्राई for free for specific period of time. It is usually download from internet. When the trial periods end, the software must be purchased or uninstalled. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे जो सॉफ्टवेयर है उनके साथ हमें फ्रीली मिलते हैं। इसके लिए हमें किसी तरीके की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे हम लोग अपने सिस्टम पे इजीली रन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें विंडोज़ के साथ फ्री मिलता है। ये हमें नेट से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है और ना ही इसके लिए किसी तरीके की लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पर इंटरनेट एक्सप्लोरर हमें फ्री मिलता है। तो freeware software is a free of cost and the usually bounded up with some operating system or any software. इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोगों को इजीली नेट से या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर से कॉपी करके हम लोग अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। पर जब हम लोग इसे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए हमें ये फ्री नहीं रहते हैं। जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो तो फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन जो इसका सोर्स कोड है उसे हमें खरीदना पड़ता है और इसलिए ये फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो इजीली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन जब हम लोग उसे यूज़ करते हैं तो वो उसे खरीदने के लिए बोलता है। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर गिव यूजर टू फ्रीडम टू रन और यूज सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस एंड एनी मैनर। They can be used, modified and even redistribute. इसे हम लोग आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं और इस टाइप के सॉफ्टवेयर को एक बार खरीदने के बाद इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसके बाद देख रहे हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इजीली नेट से मिल जाते हैं और इनके लिए हमें किसी तरीके की कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती है, लाइसेंस इसके हमें नहीं लेने पड़ते हैं और इसके लाइसेंस को अपग्रेडेशन के लिए भी कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इसके अलावा जो इसका सोर्स कोड है वो भी हमें नेट से इजीली मिल जाता है, इसकी वजह से हम लोग उसे अपडेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज, मॉडिफाइड, कॉपीड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन।
and no license fee or any other form of payment need to be made for free software. The source code is also accessible in case of free software. तो फ्री सॉफ्टवेयर में जो सोर्स कोड होता है वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़े सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स, वो कैसे हमें नेट से मिलते हैं, कैसे हम लोग उसे डाउनलोड करते हैं और किन सॉफ्टवेयर को हम लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है और उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोगों को समझ में आ गई होती है। हम लोग ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।